Yes, so today we will discuss the about next topic of the chapter electricity, and the next topic is resistivity. The next topic is resistivity. रेजिस्टिविटी को समझने के लिए हम सबसे पहले हम एक वायर का जो बिल्डअप है वो देखते हैं। सपोज ये हमारा एक मेटल वायर है और इस मेटल वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और इस वायर का लेंथ सपोज L and the area of cross section is A. Area of cross section means the thickness of the wire, and this is the length of the wire. This is the area of cross section means thickness of wire, and the length is, and L is the length. तो अभी तक तो हमें यही पता था कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मींस रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स A and L, means area of cross section and the length of the wire. अब जब इस वायर को हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे, दिस इज प्लस साइन एंड दिस इज योर माइनस साइन, एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो इस मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं, और जैसे ही इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना एक फिक्स डायरेक्शन पकड़ लेंगे। अब ये फिक्स डायरेक्शन में क्या है कि सबसे फर्स्ट में कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले हैं, अपने एटम से ही बाहर निकले हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, और जैसे ही इसमें हम करंट पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक फिक्स डायरेक्शन पकड़ लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अभी तक तो हमें यही पता था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर या रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स A एंड L। हम दो केस एज्यूम करते हैं। फर्स्ट केस में हम दो रोड एज्यूम करते हैं, और उस दो रोड में पेयर ऑफ टू रोड्स, हम पेयर ऑफ टू रोड्स एज्यूम करते हैं। फर्स्ट वाले केस में दोनों का जो ब्रेथ है, दोनों पाथ का ब्रेथ सेम है, और फर्स्ट पाथ जो है सपोज ये कानपुर टू दिल्ली है, और सेकंड पाथ जो है वाराणसी टू दिल्ली है। ये जो पाथ है एकदम जस्ट लाइक हमारे वायर के जैसे ही बिहेव करेगा। अब फर्स्ट रोड जो है कानपुर टू दिल्ली है जो कि स्मॉल है, जिसका लेंथ स्मॉल है, और सेकंड रोड जो है वाराणसी टू दिल्ली है जिसका लेंथ फर्स्ट वाले से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब किस पाथ में, किस रोड में हमें ट्रैफिक के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली जो पाथ हमारा लंबा है उसमें हमें ट्रैफिक के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, यानी वायर को जितना लंबा करेंगे इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन के सामने पड़ने वाले एटम से कोलाइड करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे अगर हम एक कंडीशन में कानपुर टू दिल्ली जा रहे हैं और दूसरे कंडीशन में वाराणसी टू दिल्ली जा रहे हैं और दोनों रोड का जो ब्रेथ है वो सेम है, किस सिचुएशन में या किस कंडीशन में हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिलने के चांसेस मिलेंगे? ऑब्वियसली वाराणसी टू दिल्ली में, क्योंकि पाथ लेंथ ऑफ द पाथ जो है वो ज़्यादा है, और अगर लेंथ ऑफ द पाथ ज़्यादा है तो हमें ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलेंगे, और रोड जितना छोटा रहेगा ट्रैफिक उतना ही कम मिलेंगे हमें। तो उसी टाइप से लेंथ जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने पर इलेक्ट्रॉन के सामने पड़ने वाले एटम पर कोलाइड करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, यानी जितने ज़्यादा लंबे वायर रहेंगे रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ द वायर। अब एक सेकेंड केस एज्यूम करते हैं। सेकेंड केस में ये है कि एक हमारा पाथ जो है नैरो है, एक पाथ जो है हमारा नैरो है और एक पाथ जो है वो ब्रॉड है। और दोनों कानपुर टू दिल्ली है, कानपुर टू दिल्ली, ये भी हमारा कानपुर टू दिल्ली। अब इस केस में हमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस केस में मिलेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पर रोड हमारा नैरो होगा वहाँ पर हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिलेंगे, और जहाँ पर रोड हमारा ब्रॉड होगा वहाँ पे हमें ट्रैफिक के चांसेस कम मिलेंगे। यानी अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे बिना कोलाइड के। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने के चांसेस कम होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने के चांसेस कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो सेकेंड केस में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of cross section. This is the number first and this is the number second. From first and second हमें तो अभी तक यही लग रहा था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विल डिपेंड्स ओनली टू फैक्टर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द वायर। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे एक कांस्टेंट देंगे और R इज इक्वल टू रो L बाई ए। दिस इज ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड रो। दिस इज ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड रो। अब यहाँ पे अब एक और हमारा एक ऐसा कांस्टेंट आया है, ठीक है, जिस पर अब ये तो अभी तक तो हमें यही लग रहा था कि रेजिस्टेंस जो है केवल लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक और फैक्टर आ गया यहाँ पे रो। अब ये रो क्या है हमें पता नहीं। अब इस रो को हम लोग बोलते क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कॉल्ड रेजिस्टिविटी। Rho is the constant of proportionality called resistivity. अब ये रो है क्या? रो, अब जैसे अगर हम कॉपर का वायर लेंगे तो कॉपर के एटम होंगे, सिल्वर का वायर लेंगे तो सिल्वर के एटम होंगे, ठीक है। यानी डिफरेंट टाइप के वायर में, और जैसा भी वायर लेंगे, जिस भी मेटल का वायर लेंगे उसी मेटल का उसमें एटम भी होगा। तो यानी ये रो किस पर डिपेंड कर रहा है? उस मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज रो? रो मीन्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है हमारा? रेजिस्टिविटी इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी जितना अच्छा वायर लेंगे, जितना गुड कंडक्टर लेंगे, उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने के चांसेस कम होंगे, और जितना ही बैड कंडक्टर लेंगे उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन के एटम से टकराने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अब ये रो क्या है, ये रो हमारा उस मटेरियल, उस कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर ये क्लियर है कि अभी तक तो हमें पता था कि रेजिस्टेंस केवल लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, अब हमें रेजिस्टेंस जो है 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट हमारा लेंथ ऑफ द वायर, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थर्ड वो खुद मटेरियल है, उस कंडक्टर का वो मटेरियल है जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में थोड़ा सा इस रो की यूनिट देख लें। यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और रो L इज इक्वल टू R इंटू ए, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L। अब यहाँ पे सबका SI यूनिट पुट करें। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, SI यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, मीटर एंड मीटर कैंसिल, रो द SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। यानी यहाँ पे हमें रो का SI यूनिट मिल गया कितना, ओम मीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन R एंड रो। Difference between resistance and resistivity। मैक्सिमम टाइम ये बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हम रेजिस्टेंस में जितनी प्रॉपर्टी को बताए हैं या फिर इस रेजिस्टिविटी की जितनी प्रॉपर्टी को बताए हैं, उस सारे प्रॉपर्टी को हमें नोट करना है। तो यहाँ पे एक साइड में हो गया रेजिस्टेंस और सेकंड साइड में हो गया रेजिस्टिविटी। एक साइड में हुआ रेजिस्टेंस, सेकंड साइड में हुआ रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी में फर्स्ट नंबर देखें, ये क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मीन्स कोलिजन ऑफ कंडक्टर। नंबर 2 में देखें, SI यूनिट ऑफ R इज ओम। इसका देख लें, SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर। यानी हम रेजिस्टेंस में जितना भी डिफरेंस या फिर जितना भी इसमें प्रॉपर्टी बताए हैं, उस सारे प्रॉपर्टी में 4-5 प्रॉपर्टी नोट कर लें। रेजिस्टिविटी में जितनी भी जिस भी चीज़ का डिस्कस हुआ है, उस सारे में से जो भी रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पे एक लिस्ट बना लें 4-5, और यही हमारा एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और यही हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें सेकंड चैप्टर में भी पढ़ना है एक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी, इन विच वी स्टडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी
हीट का इफेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इसके लिए एक हम वायर लेते हैं और इस वायर में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले होंगे, अपने एटम से निकले होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। एज यू नो दैट सिल्वर वायर है तो सिल्वर के एटम होंगे, कॉपर वायर है तो कॉपर के एटम होंगे। और इसको अगर हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करें, दिस इज प्लस साइन, दिस इज माइनस साइन, माइनस एंड प्लस, माइनस और माइनस ये क्या करेगा, ये हमारे सेम साइन हो गए, मीन्स लाइक चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हुए तो रेपल करेंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन को रेपल करेगा, और ये प्लस साइन इस माइनस साइन को अट्रैक्ट करेगा, मीन्स अपोजिट साइन, अपोजिट चार्जेस हो गए। और जैसे ही इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये अपना एक फिक्स डायरेक्शन पकड़ लेंगे। जब इस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने सामने आने वाले एटम से भी टकराएंगे, टकराएंगे मीन्स कोलाइड करेंगे, ये कोलाइड करेंगे। और एक चीज और है कि अगर हम रेजिस्टेंस या फिर इस टाइप से देखें कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी था तो टकराने के बाद ये स्लो हुआ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी। तो क्लास 9 में आप पढ़े होंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। यानी अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए तो हमको रेजिस्टेंस को हाई करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस मीन्स कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस मीन्स कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस को हाई करते हैं तो हीट भी क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को लो करेंगे तो हीट क्या होगा, ये भी लो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है केवल रेजिस्टेंस को हाई करेंगे तो हीट हमारा हाई होगा। अभी हम रेजिस्टिविटी का फार्मूला देखे हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर हम रेजिस्टेंस को हाई करते हैं तो हमें रेजिस्टिविटी भी हाई करनी होगी, मीन्स वैसा हमें कंडक्टर लेना होगा, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी उसकी कंडक्टिविटी लो होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी को हाई करना होगा, लेंथ को हाई करना होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करना होगा, मीन्स उस वायर के थिकनेस को कम करना होगा। क्योंकि जितना वायर हमारा थिक होगा, जितना हमारा वायर पतला होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने में डिफिकल्टी आएगी। और जितना हमारा इस वायर का लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए टाइम मिलेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के टाइम मिलेंगे उतना ही उसके कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कोलाइड करने के चांसेस बढ़ गए तो रेजिस्टेंस हाई हो गया। ये चीज़ तो क्लियर है कि हमें हीट लाने के लिए रेजिस्टेंस को हाई करना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी को हाई करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द वायर को हाई करना पड़ेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करना होगा। अब ये पता होगा कि हीट क्या है, व्हाट इज हीट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, एंड व्हाट इज एन एनर्जी। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अभी हम डिफरेंट टाइप के फार्मूला इस चैप्टर में फाइंड किए हैं, लेकिन अभी हीट से रिलेटेड कोई भी फार्मूला हम फाइंड नहीं किए हैं। तो हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, और एनर्जी क्या है, एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एंड you know that
वर्क का एक फार्मूला हम लोग फाइंड कर चुके हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और ये W क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड द कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स एनर्जी, एंड एनर्जी मीन्स हीट, मीन्स ये हीट हमारा क्या है, यही वर्क है। देन H इज इक्वल टू V इंटू क्यू, दिस इज नंबर फर्स्ट। अभी इसका और भी फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को 1 बाई 1 करके देखते रहें। सिंस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, तो वहां से हीट हम फाइंड कर लेंगे। और भी कुछ फार्मूला देख लें। सिंस I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इज इक्वल टू I इंटू टी, फ्रॉम फर्स्ट H इज इक्वल टू V इंटू, अब Q का वैल्यू इसमें पुट कर दें, I इंटू टी, नंबर सेकेंड। यानी फर्स्ट वाले केस में अगर हमें हीट फाइंड करना है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पता है, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो हीट फाइंड करेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, टाइमिंग पता है, तो उस कंडीशन में हम हीट फाइंड कर लेंगे। और भी देख लें। सिंस V इज इक्वल टू I इंटू R फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम सेकेंड। अब सेकेंड में देख लें। H इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना रखेंगे, I इंटू R इंटू I इंटू टी, ये कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, दिस इज नंबर थर्ड। यानी अब हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है और टाइमिंग पता है, कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में यहां से हीट का फार्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। सिंस V इज इक्वल टू I इंटू आर, यहां से I का वैल्यू निकाल लें और I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड। H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, H इज इक्वल टू V इंटू, एंड द वैल्यू ऑफ I इज V अपॉन R इंटू टी, देन H इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपॉन R, नंबर 4। यानी इस केस में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टाइमिंग पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो यहां से हम हीट कैलकुलेट कर लेंगे। इसी पार्ट में सबसे पहले हम SI यूनिट फाइंड करते हैं, SI यूनिट ऑफ हीट। व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एन एनर्जी and the SI unit of energy is joule। यहाँ पे SI unit of heat is joule, SI unit of heat is joule। From equation number third, this is your equation number third, H is equal to I square RT। नंबर फर्स्ट, बस इस फॉर्मूले को हमें सेंटेंस में नोट करना है। हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर is directly proportional to
square of current flowing in conductor, and number second, heat produced in a conductor is directly proportional to its resistance. And the number third, heat produced in a conductor is directly proportional to time for which current is flowing. अभी हम क्या किए हैं कि इक्वेशन नंबर थर्ड को ही, जो भी इक्वेशन नंबर थर्ड का हमारा फार्मूला है उसको हम सेंटेंस में नोट किए हैं. हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स करंट flowing in conductor. Number second, heat produced in a conductor is directly proportional to its resistance. And the number third, heat produced in a conductor is directly proportional to time for which current is flowing. And this law is known as Joule's law of heating. This is the most important law for the board examination. The next topic is electric power. You know that power is equal to work done per unit time. Or here we will discuss about the term electric power denoted by P. और अभी हम लोग वर्क डन का 3 फॉर्म देखे हैं, 4 फॉर्म देखे हैं. तो फर्स्ट वाला तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से ही आया है. वर्क डन मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, एंड एनर्जी इज अ फॉर्म एनर्जी इज एज ए फॉर्म ऑफ हीट. तो हीट बोले, एनर्जी बोले या वर्क डन बोले, तीनों का मतलब एक ही है. अभी हम लोग वर्क डन का 3 डिफरेंट फार्मूला देखे हैं. नंबर फर्स्ट क्या था, V इंटू आई इंटू टी, नंबर सेकेंड क्या था, जो फर्स्ट वाला था हमारा हीट का फार्मूला V इंटू आई इंटू टी. नंबर सेकेंड क्या था, आई स्क्वायर आर टी. और नंबर जो थर्ड हमारा वर्क डन का फार्मूला था V स्क्वायर टी अपॉन आर. ये हो गया 3 डिफरेंट वर्क के फार्मूले. अपॉन टाइम T से डिवाइड कर दें, T एंड T कैंसिल. सो पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के 3 डिफरेंट फार्मूला है. फर्स्ट नंबर, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. नंबर सेकेंड, and the number third, electric power is equal to V square upon R.
इसमें भी 3 टाइप आ गए। यानी इलेक्ट्रिक पावर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट केस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता है तो इलेक्ट्रिक पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड केस में अगर इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस हमें पता है तो इलेक्ट्रिक पावर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड केस में पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस हमें पता है तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा यूनिट देखा जाए, ऐसा यूनिट ऑफ electric power, then the SI unit of electric power is watt. SI unit of electric power is watt। और 2 कॉमर्शियल यूनिट भी हैं, कॉमर्शियल यूनिट इसको भी नोट कर लेंगे। कॉमर्शियल यूनिट एक है 1 किलोवाट और एक है 1 HP 1 हॉर्स पावर, 1 किलोवाट एंड 1 हॉर्स पावर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इसका यूज हमें कहीं ना कहीं करना होता है न्यूमेरिकल में। 1 हॉर्स पावर अगर कहीं पर है और उसको वाट में चेंज करना है तो उसमें 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो हमारा यूनिट है उसको मेजर कैसे करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब हमारे घर में बिजली का बिल आता है तो उस बिल में, उस लंबे से बिल में अमाउंट लिखा होता है सबसे नीचे में, इतने अमाउंट हमें पे करने हैं। तो वो अमाउंट किस चीज़ का होता है कि हम इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए हैं। तो अब यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट ही होता है, ठीक है। यानी हमें 1 यूनिट को कैलकुलेट करना है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट पर आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट पर नहीं सॉरी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट and change 1 hour into second, this will be equal to 60 into 60 second. So this will be equal to 1000 into 3600 watt second. 3.6 into 10 raised to 1 2 3 4 5 6 and watt second is joule. So 1 unit is equal to 3.6 into 10 raised to 6 जूल। लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस एप्लीकेशन को देखेंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, फ्यूज़ या फिर जो हमारे डोमेस्टिक मीटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर, उसके इंटरनल बिल्डअप को 1 बाय 1 करके देखेंगे।